नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस क्लास में हिंदी के बारे में बात करने वाले हैं। हमने पिछली क्लासों में दोस्तों हिंदी में बात करी थी वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार में हम स्वर और व्यंजनों के बारे में बात कर चुके थे। अब इस क्लास में हम उन्हीं स्वर व्यंजनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं और उस क्लास में अपने संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, पूछे के व्यंजन के भेद रह गए थे। हम उनके बारे में बात करके फिर आगे हम उन्हीं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपने बात करते हैं। हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी अपने अनुस्वार के बारे में, अनुनासिक के बारे में बात करी थी कि प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, उसे नासिक के व्यंजन भी कहा जाता है और अनुनासिक के लिए ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। आज हम दोस्तों आगे बात करने वाले हैं अपने संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करें कि हम संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों? दो भिन्न व्यंजन साथ में आए, दो भिन्न व्यंजन साथ में, दो भिन्न व्यंजन साथ में, दो भिन्न व्यंजन साथ में आए तथा पहले वाला व्यंजन स्वर रहित हो, पहले वाला व्यंजन स्वर रहित हो, स्वर रहित हो। स्वर रहित का मतलब क्या होता है दोस्तों? आधा व्यंजन हो। दो भिन्न व्यंजन साथ में आए तथा पहले वाला व्यंजन स्वर रहित हो तो हम दोस्तों उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। फिर दोस्तों अपने आपको पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन चार माने गए। चार माने गए का मतलब चार ऐसे संयुक्त व्यंजन है जिनके लिए अलग से लिपि चिन्ह निर्धारित है। बाकी दोस्तों ये कंडीशन तो कई जगह बन सकती है, दो भिन्न व्यंजन साथ में आए और पहले वाला व्यंजन स्वर रहित हो। जैसे कि अगर मैंने ये लिखा अल्प लिखा, अब दोस्तों आप यहाँ पे देखो दो भिन्न व्यंजन, ये भिन्न व्यंजन ल और प, दो भिन्न व्यंजन साथ में आए और पहले वाला व्यंजन स्वर रहित हो, पहले वाला ल स्वर रहित है, तो दोस्तों ये आपके क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन है। इसमें किसका प्रयोग है? इसमें संयुक्त व्यंजन का प्रयोग है। तो दोस्तों फिर अपने प्रश्न ये बनता है कि फिर चार ही क्यों? तो चार ही इसलिए कि चार के लिए अलग से लिपि चिन्ह निर्धारित है। तो चार वो कौन कौन से संयुक्त व्यंजन चार हैं? चार संयुक्त व्यंजन माने गए हैं, व्यंजन माने गए। चार संयुक्त व्यंजन कौन कौन से दोस्तों? एक तो है अपने क्ष, एक है त्र, एक है ज और एक है श्र। ये चार क्या है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन जो अलग से जिनके लिए क्या है? लिपि चिन्ह निर्धारित है। जैसे अगर हम क्ष की बात करें तो इसके अंदर क्या है? आधा क और श, मूर्धन्य निश्चय इसमें पूरा होता है क्ष। तो दोस्तों देखो, अगर हम जैसे अपने कक्षा लिखते हैं, अगर हम कक्षा को ऐसे ही लिखते हैं तो ये भी तो क्या है? कक्षा। अगर हम ये लिखते हैं, ये लिखे चाहे, अब हमने क के बाद में अगर श आ रहा है तो इसके लिए अपने एक अलग से लिपि चिन्ह क्ष इस प्रकार का बना दिया। बाकी इसमें भी तो संयुक्त व्यंजन है, लेकिन इसके लिए क्या है? अब हम कक्षा को ऐसे नहीं लिख के, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो गलत माना जाएगा, क्योंकि इसके लिए अलग से क्या है? लिपि चिन्ह निर्धारित है। तो इस प्रकार हम कक्षा को इस प्रकार के लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। तो दोस्तों ये अपने प्रश्न बनता है, तो ये अपने क्ष है ना, वो किसे बना है? क और श पूरा, मतलब उसमें अस्वर मिला हुआ है। इसके बाद में अगर हम बात करें त्र, तो इसमें क्या है? त आधा, क्या है दोस्तों? त आधा प्लस इसमें र पूरा होता है। त्र क्या है? त आधा र पूरा। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम इसकी बात करें ज, इसको हम बोलते हैं ग, ये ग नहीं है, ये ज है। जैसे क्योंकि इसके अंदर है क्या? ज आधा प्लस इसी का पंचमाक्षर ज, ये पूरा होता है। जैसे हम इसका आपको उच्चारण क्या करने लगे? ग उच्चारण करते हैं, तो इस कारण अभी आपको है ना कुछ जगह आपको इसमें ग आधा और यह पूरा भी मिलेगा, बल्कि ये तो उच्चारण के कारण आ चुका है। बाकी जैसे हम ये लिखते हैं ना विज्ञान, ये लिख रहे हैं हम विज्ञान, हम इसको बोलते हैं विज्ञान है, बल्कि विज्ञान नहीं है। इसका शुद्ध उच्चारण तो ज हो जाए तो विज्ञान होना चाहिए, इसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा? विज्ञान होगा। इसके बाद में अगर हम आगे श की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर क्या है? श तालव्य से आधा और प्लस र, इसमें क्या होता है? पूरा होता है श्र। देखो दोस्तों ये जो श है ना, इस श को आप कैसे भी लिख सकते हो। जैसे ये श है, मैंने ये श लिखा, इसी श को अगर मैं और लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये भी श है और इस श का प्रयोग सिर्फ दो के लिए किया जाता है कि इस श के बाद में अगर र आ जाए तो ये इसके नीचे ऐसे
र नहीं लगता है, बल्कि ये स लगा के इसके नीचे से र लगाया जाता है और ये श्र बनता है। और एक री का स्वर लगाने के बाद में अगर इस श के बाद में री स्वर आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, री स्वर आ जाए, तो इस री को भी इस श के साथ में इस प्रकार नहीं लगाया जाता है, इस प्रकार लगाए तो गलत हो जाता है। तो इसके नीचे री लगाने के लिए जैसे श और फिर इसके नीचे आप री लगाओ श्री, जैसे हम श्रृंगार लिखते हैं ना, तो श्रृंगार में ये वाला सही है, उसमें नीचे र नहीं आता है, इस प्रकार का श्रृंगार सही है। अगर आपको कई जगह श्रृंगार की दुकानों पे अगर श्रृंगार ऐसे लिखा हुआ मिलता है तो दोस्तों वो श्रृंगार क्या होता है, अशुद्ध शब्द है, जबकि शुद्ध क्या होता है, इसके नीचे र नहीं आता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपने हिंदी वर्णमाला में जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन का मतलब तो ये होता है कि दो भिन्न व्यंजन जब साथ में है तो पहले वाला जो व्यंजन होता है अगर वो स्वर रहित होता है तो फिर वो क्या कहलाता है, आपका संयुक्त व्यंजन कहलाता है। लेकिन अपने कितने संयुक्त व्यंजन मानेंगे, 4 संयुक्त व्यंजन मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि उनके लिए अलग से लिपि चिन्ह निर्धारित है, इसीलिए अपने कितने संयुक्त व्यंजन मानेंगे, 4 संयुक्त व्यंजन मानेंगे दोस्तों। और हम आगे बात करें अगर इसमें, तो अपने आगे एक और प्रकार का प्रश्न बनता है, वो है द्वित्व व्यंजन। किसका बनता है, द्वित्व व्यंजन। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, तो द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, जब दो समान व्यंजन, जब दो समान व्यंजन साथ में आए तथा पहले वाला व्यंजन स्वर रहित हो तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों क्या है ये, जब दो समान व्यंजन साथ में आए तथा पहले वाला व्यंजन स्वर रहित हो तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। दोस्तों दो समान व्यंजन कैसे आएगा, जैसे देखो आप एक शब्द है जैसे लज्जा, क्या है ये शब्द, लज्जा। अब देखो दोस्तों दो समान व्यंजन ज ये समान व्यंजन है, दो समान व्यंजन साथ में है तथा पहले वाला व्यंजन स्वर रहित हो, ये पहले वाला व्यंजन स्वर रहित है, ठीक है, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों ये आपके क्या है, द्वित्व व्यंजन है। क्या है ये, द्वित्व व्यंजन, ये हो गया आपके लज्जा। जैसे एक और हम लिखे तो बच्चा, बहुत सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं। तो जब दो समान व्यंजन साथ में है तो वो कहलाता है द्वित्व व्यंजन। जब दो भिन्न व्यंजन साथ में और पहले वाला स्वर रहित हो तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम और आगे बात करें तो दोस्तों आगे हम बात करें ना, तो इसमें अपने है क्या है आगे, कि एक अभी केंद्रीय हिंदी जो समिति है, केंद्रीय हिंदी समिति, किसने, केंद्रीय हिंदी समिति ने, केंद्रीय हिंदी समिति ने अभी एक नए जो अपने है ना व्यंजन, कौन सा व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन, कौन सा व्यंजन दोस्तों, विशिष्ट व्यंजन हिंदी वर्णमाला में शामिल किया है। और वो विशिष्ट व्यंजन कौन सा है अपने, अड़, कौन सा है दोस्तों, अड़, इस प्रकार का एक व्यंजन है अड़, इसका उच्चारण क्या, अड़। ये कौन सा व्यंजन है दोस्तों, विशिष्ट व्यंजन। अभी केंद्रीय हिंदी समिति ने वर्तमान में इस अड़ को कुछ ही दिनों पहले शामिल किया अपने हिंदी वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला में पहले कुल वर्णों की संख्या कितनी थी, 52, कितनी संख्या, 52, लेकिन इस अड़ को शामिल करने के बाद में अब हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई है दोस्तों, 53 अपने हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन अभी वर्तमान में हो चुके हैं। वैसे इस अड़ का प्रयोग अपने राजस्थानी भाषा में तो दोस्तों पहले से हो रहा है। जैसे हम किसी को बोलना होता है, जैसे किसी का नाम कालू है तो हम उसको कालू बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, कालू। तो यही तो अड़ है अपने राजस्थानी में, तो पहले से हो रहा है। किसी को डालू नाम है तो उनको डालू बोलते हैं। तो ये विशिष्ट व्यंजन अभी हिंदी वर्णमाला में और नया शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये अपने बात हुई अब किसके बारे में, जो वर्णों के बारे में थोड़ी सी बात और अपने बच चुकी थी। बाकी हम पिछली क्लासों में बात कर चुके हैं, स्वर कितने हैं, स्वर की परिभाषा कितनी है, स्वरों के हमने विभिन्न वर्गीकरण देखे, फिर हमने विभिन्न व्यंजन कितने प्रकार के, मूल व्यंजन कितने हैं, कुल व्यंजन कितने हैं, फिर हमने व्यंजनों के विभिन्न वर्गीकरण देखे। कंपन के आधार पर हमने व्यंजनों का वर्गीकरण घोष अघोष देखा, फिर हमने कंपन के आधार पर घोष अघोष देखा, प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण महाप्राण देखा, उपसिक्त या ताड़नजात व्यंजन देखे, फिर हमने उच्चारण स्थान के आधार पर बहुत सारे व्यंजन वगैरह देखे। तो दोस्तों हमने व्यंजन से विस्तार से बात कर लिए। अब हम जो हमने पढ़ा है उन्हीं में से मैं कुछ एक आगे प्रश्न लेके आया हूं और दोस्तों हम उन प्रश्नों के बारे में अब आगे बात करने वाले हैं। और प्रश्न जो मैं लेके आया हूं वो प्रश्न
कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पहले पूछे गए प्रश्न है अपने वर्णमाला से संबंधित प्रश्न, जैसे अपने राजस्थान एसआई की भर्ती है वगैरह, ऐसे बहुत सारी भर्ती है जिनमें वो प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो दोस्तों हम आगे अभी हम बात करते हैं अपने जो प्रश्न है। देखो हम पहला प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों अपना प्रश्न कौन सा है पहला, देखना आप पहला प्रश्न है ए स्वर है, ए स्वर है। दोस्तों हमने बात करी ना स्वरों की संख्या कितनी है, 11 संख्या है, 11 स्वर है, अ आ ई उ ए ई उ री ए ऐ ओ औ, और एक अपने ग्रहित स्वर है या आगम स्वर है, वो कौन सा है, अ, जिसके ऊपर सिर्फ चांद आता है। अब ये क्या कह रहा है, ए स्वर है, दीर्घ स्वर है, अनुस्वार है, हर्ष है या फिर अयोगवा है। तो देखो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ए जो अपने जो स्वर है ना, उन स्वरों में उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों के 3 भेद मैंने पिछले वीडियो में बताया। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे स्वरों के 3 भेद बताए। 3 भेद कौन कौन से थे, एक तो था हर्ष स्वर, एक तो कौन सा था हर्ष स्वर, एक था दीर्घ स्वर और एक था प्लुत स्वर। ये 3 स्वर मैंने पिछले वीडियो में बताया कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने हैं, 3 है। हर्ष स्वर को मैंने बताया कि मूल स्वर भी कहते हैं, हर्ष स्वर को क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहा जाता है। और इन मूल स्वरों की संख्या दोस्तों हमने कितनी बात करी थी, 4 मूल स्वर है। 4 मूल स्वर दोस्तों कौन कौन से, एक तो है अपने ई, एक तो है अ, ई, उ और री, ये क्या है, 4 अपने मूल स्वर है। उसके बाद में हमने बात करी थी दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों, 7 है। फिर इसके अलावा जो बच गए वो सारे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और औ, ये अपने 7 क्या है, 7 कितने हैं, ये 7 दोस्तों अपने क्या है, दीर्घ स्वर है। और मैंने फिर आपको प्लुत स्वर के बारे में बताया था कि प्लुत स्वर अपने कोई अलग से स्वर नहीं है, संस्कृत के प्रभाव के कारण इसका हिंदी में प्रयोग होने लगा है और इसका एक चिन्ह होता है, ये जो अपने हिंदी में प्रयोग किया जाता है और इसको अवग्रह कहते हैं। और ये जिस भी स्वर के साथ में लगता है उस स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और मैंने दोस्तों वहां पे आपको उदाहरण भी बताए होंगे, जैसे राम, ये प्लुत स्वर है, राम, ओम, ये प्लुत स्वर है। तो दोस्तों अपना प्रश्न क्या है, ए स्वर है। तो दोस्तों अनुस्वार तो ए हो नहीं सकता, अनुस्वार तो प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। हर्ष दोस्तों हमने यहाँ पे ये बात कर ली कि हर्ष अ ई उ री है, तो हर्ष भी नहीं है। और अयोगवा दोस्तों अपने कौन से, अयोगवा अंग अह और एक वो अपने अनुस्वार अनुनासिक और विसर्ग, ये 3 अपने हिंदी में क्या माने गए, अयोगवा माने गए। तो दोस्तों अगर हम बात करें ए क्या है, तो दोस्तों इस प्रकार से ए अपने क्या है दोस्तों, दीर्घ स्वर है ए। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक प्रश्न मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों आगे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अपना अगला क्वेश्चन है प का उच्चारण स्थान है, प का उच्चारण स्थान है। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में उच्चारण स्थान के बारे में बात करी है कि उच्चारण स्थान जैसे अपने ये जैसे प क्या है, स्पर्श व्यंजन है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि स्पर्श व्यंजन 25 है और स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांट रखा है, इसलिए उनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। 5 वर्ग कौन से हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और क्या है, प वर्ग। तो दोस्तों फिर मैंने वर्ग के हिसाब से, जैसे ये मैंने क्या बताया वहां पे कि ये आपके मान लो कि ये क्या है, मुख है, ये मुख है, इस मुख से ये मुख है और मुख से दोस्तों क्या है, प्राणवायु निकलती है। जैसे कि दोस्तों एक सेकंड में इसको ना सही बताता हूं। मैंने उच्चारण के आधार पर इस प्रकार का एक चित्र बनाया था कि जिस प्रकार से देखिए आप दोस्तों कि ये अपना मुख है, ये अपना मुख है और इस मुख में यहाँ पे अपने होता है कंठ, क्या होता है दोस्तों, कंठ, यहाँ पे होता है कंठ और यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है, कंठ, यहाँ पे अपने बीच में होता है मुर्दा, जहां पे जीवा स्पर्श करती है मुर्दा। यहाँ पे ऊपर वाले दांतों के जो मसूड़ है वहां पे होता है दोस्तों तालु और जो ऊपर वाले दांत है अगर उनको आपके जीवा स्पर्श करती है तो वो दोस्तों होते हैं दंत्य। और ये यहाँ पे जो आपके दोनों ओष्ठ है ये यहाँ पे होते हैं ओष्ठ। तो दोस्तों ये मैंने 5 उच्चारण स्थान बताया और मैंने संस्कृत के सूत्रों के माध्यम से भी आपको पिछले वीडियो में बताया कि क वर्ग का उच्चारण स्थान अकु विसर्जन नामक कंठ। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से दोस्तों, कंठ से है। क वर्ग का कहां से,
कंठ से। उसके बाद च वर्ग का मैंने बताया इचु ईशाना नाम तालु, तालु का मतलब ऊपर वाले दांतों के जो मसूड़े है ना उसके ऊपर क्या होती है, जीवा स्पर्श करती है। उसके बाद दोस्तों मैंने ट वर्ग का बताया रिटुर साना नाम मूर्धा, रिटुर साना नाम मूर्धा मतलब ट वर्ग में जो मूर्धा के जीवा ऐसे स्पर्श करेगी और फिर झटके से हवा को रोकने के, प्राणवायु को रोकने के बाद जीवा ऐसे नीचे गिरेगी। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या था दोस्तों, मूर्धा। उसके बाद में आगे बात करें ऋतुल साना नाम दंता, ऋतुल साना नाम दंता मतलब जीवा कहां पे स्पर्श करेगी, ऊपर वाले दांतों को जीवा स्पर्श करेगी, किसमें, त वर्ग में। तो त वर्ग कौन सा है दोस्तों, दंत के व्यंजन है। उसके बाद में अगर प वर्ग की बात करें तो प वर्ग में दोनों ही ओष्ठ मिलेंगे, पूरे मुख में प्राणवायु रोकेंगे, अवरोध पैदा करेंगे और फिर से ओष्ठ खुलेंगे। तो उसके बाद में प वर्ग का उच्चारण होगा, तो क्या होगा, उपउद्यामिनी ओष्ठ। सूत्र क्या बताया मैंने, उपउद्यामिनी ओष्ठ। तो दोस्तों यहाँ पूछा है प का उच्चारण स्थान है, तो दोस्तों प का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ। क्या हो जाएगा दोस्तों, प का उच्चारण स्थान ओष्ठ। इसी के बाद दोस्तों हम और अगर आगे बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अपना अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। देखो दोस्तों अनुस्वार, पहली बात तो मैंने आपको बताया पहले ही कि अनुस्वार, ये क्या कह रहा है दोस्तों कि अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। देखिए आंख में, भैंस में, गंगा में या फिर भेंट में। तो देखो अगर हम आंख की बात करें तो दोस्तों आंख में तो ऊपर लगा हुआ है चंद्र बिंदु, और चंद्र बिंदु को तो क्या कहते हैं दोस्तों, अनुनासिक, अनुनासिक कहते हैं। चंद्र बिंदु को क्या कहते हैं, अनुनासिक। तो एक नंबर ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, अनुस्वार का प्रयोग पूछा है। उसके बाद में दोस्तों ये जैसे लिखा है क्या, गंगा, गंगा लिखा है, तो दोस्तों ये गंगा के ऊपर जो अनुस्वार लगा हुआ है इसमें प्रयोग तो है अनुस्वार का, अनुस्वार का प्रयोग है। लेकिन ये जो अनुस्वार लगा है वो किसका होता है, वो होता है अगले के पांचवा का। अगले का पांचवा मतलब ग क्या है, ग मतलब किसका, क वर्ग का, क वर्ग का। तो क, ख, ग, ग और क्या है दोस्तों, अंग, क, ख, ग, ग और अंग। ठीक है, तो ये जो अनुस्वार इसके ऊपर लगा है ना वो अगले का पांचवे का है। तो दोस्तों हम इसी गंगा को कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, गंगा, गंगा। तो दोस्तों हमने बात करी कि अगले का पांचवा मतलब पांचवा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नासिक के व्यंजन कहते हैं। तो इसमें अनुस्वार तो है लेकिन ये क्या है, नासिक के है। इसमें किसका प्रयोग हुआ है दोस्तों, नासिक के का प्रयोग है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग के पंचमा अक्षर को कौन सा व्यंजन कहते हैं, नासिक के व्यंजन कहते हैं। तो इसमें है ना क्या है, नासिक के। इसी प्रकार अगर हम भेंट में बात करें तो भेंट में भी दोस्तों ट वर्ग, ये जो बिंदी लगी है ऊपर अनुस्वार लगा है, ये बिंदी किसकी है, अपने ट के पंचमा अक्षर की, ट के पंचमा अक्षर की, मतलब कि हम भेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट ठ ड ढ न। तो इसी प्रकार ये जो भैंस के अंदर जो ये अनुस्वार लगा है दोस्तों, ये अनुस्वार के बाद में ये क्या है, उष्म है, स क्या है, उष्म है। तो दोस्तों उष्म के लिए आप कोई भी इसका पंचमा अक्षर नहीं होता है, उष्म तो है ही चार, श और ह, तो इसके लिए कोई भी पंचमा अक्षर नहीं है, तो इसके लिए सदैव अनुस्वार का प्रयोग ही किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, ठीक है, और इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे भी अनुस्वार तो सब इन तीनों में अनुस्वार है, लेकिन ये अनुस्वार है नासिक के, ये अनुस्वार कौन से, नासिक के। जबकि ये जो अंतस्थ और उष्म के बाद में आते हैं, उसमें अपने ले लो कितने, चार, यह उष्म तो है ये श और अंतस्थ य व र ल। अगर य व र ल के बाद में ये हुआ है तो ये क्या कहलाएंगे, अनुस्वार कहलाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, वह ऑप्शन ना सही हो जाएगा दोस्तों। और हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। स्पर्शी व्यंजन होते हैं, ये तो दोस्तों बिल्कुल ही सिंपल हो गया, 36, 33, 4 और 24। नहीं दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक है, 4 नहीं, यहाँ पे मैं ऑप्शन चेंज करके लिखता हूँ 25। कितने हैं, 25। तो दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर पहले अभी क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन भी बताया कि स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनको 5 वर्गों में बांट रखा है और प्रत्येक वर्ग में कितने हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है। इस प्रकार से 25 क्या है, स्पर्श व्यंजन। 4 तो अपने क्या है दोस्तों, मूल स्वर भी है, 4 मूल स्वर है, हर्ष स्वर है, और 4 अंतस्थ है, 4 उष्म है। तो ये 4 तो हो नहीं सकते। 33 अपने क्या है दोस्तों, व्यंजन है, 33 क्या है, मूल व्यंजन है, 36 नहीं हो सकता ऑप्शन। तो इस प्रकार से यहाँ पे 24 की जगह मैं 25 कर रहा हूँ। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी है, तो 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या है, जिनको 5 वर्गों में बांट रखा है। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है अपने व्यंजनों की संख्या है। व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो देखो इस ऑप्शन के अनुसार, देखो मैंने आपको बताया ना कि व्यंजन व्यंजन कितने हैं। देखो व्यंजन से भी पहले और हम बात करें तो व्यंजन नहीं, जबकि हम बात करते हैं वर्ण। किसकी बात करते हैं, वर्ण। तो दोस्तों मैंने आपको बताया एक तो कुल वर्ण और एक होता है मूल वर्ण। कुल वर्ण तो अपने 52 प्लस एक विशिष्ट व्यंजन,
विशिष्ट व्यंजन हो रहा है तो 53 हो गए। अगर हम मूल वर्ण की बात करें तो दोस्तों मूल वर्ण कितने थे अपने, मूल वर्ण थे अपने 44 मूल वर्ण है। कितने मूल वर्ण है, 44 मूल वर्ण है। तो दोस्तों इसमें हमने बात करी थी कि 44 मूल वर्ण कितने हैं, इन मूल वर्णों को दो भागों में बांट रखा है। एक तो क्या है दोस्तों स्वर और एक क्या है दोस्तों व्यंजन। एक तो क्या है स्वर, एक क्या है व्यंजन। फिर हमने बात करी स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों 11 और व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों 33। 33 व्यंजन कौन कौन से, इनको वापस 3 भागों में बांट रखा है। एक तो है स्पर्श व्यंजन, अभी हमने बात करी संख्या कितनी है 25। फिर एक है अंतस्थ व्यंजन, अभी हमने बात करी अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है 4। फिर एक है उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन और उष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी है, अभी हमने बात करी 4। तो इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि व्यंजनों की संख्या है, तो व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों 33 व्यंजन है। अपने हिंदी वर्णमाला में मूल जो व्यंजन है वो कितने हैं 33 मूल व्यंजन है। इसके बाद ये क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। आगे हम बात करें ढ और ढ, ढ व्यंजनों के नाम है ढ और ढ। देखो दोस्तों आप याद करो ये ट वर्ग के नहीं है, ट वर्ग ठ ठ ड ड अण, ये ड वर्ग में इनके नीचे बिंदी नहीं आती है। मैंने आपको बताया कि अगर इन्हीं के नीचे, किनके नीचे, ड और ढ के नीचे, ड और ये ढ के नीचे अगर बिंदी आती है तो ये क्या कहलाते हैं, इनके लिए मैंने आपको बताया ये कहलाता है उक्षिप्त। क्या कहलाते हैं उक्षिप्त, या इसी को क्या कहते हैं ताड़न जात। क्या कहते हैं दोस्तों इसी को ताड़न जात, उक्षिप्त या ताड़न जात। उक्षिप्त का मतलब है फेंका हुआ, फेंका हुआ। इस उक्षिप्त या ताड़न जात का प्रयोग कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है। कहां नहीं होता है, शब्द के प्रारंभ में कभी भी इसका प्रयोग नहीं होता है। एक तो आप इस चीज को ध्यान रखना दोस्तों, उक्षिप्त या ताड़न जात का प्रयोग कभी भी कहां नहीं होगा, शब्द के प्रारंभ में कभी भी उक्षिप्त या ताड़न जात का प्रयोग नहीं होगा। और अगर हम दोस्तों बात करें तो इसका प्रयोग और कभी नहीं होता, कब नहीं होता, तो अनुस्वार के बाद में इसका प्रयोग कभी नहीं होगा। अनुस्वार के जस्ट बाद में कभी भी उक्षिप्त या ताड़न जात का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि आपने ये क्या है डमरू, ये क्या है डमरू। अब यहाँ आप उक्षिप्त का प्रयोग नहीं कर सकते हो, बिंदी नहीं लगा सकते हो, ये डमरू है। इसका उच्चारण क्या है दोस्तों ड है। जबकि अगर हम उक्षिप्त या ताड़न जात की बात करें तो दोस्तों ये क्या है अपने सड़क है, ये तो ड है, ये अड़ है। देखो ड डमरू ड, ये क्या सड़ अड़ अड़, ये क्या अड़ 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 अड़, ये क्या ड। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका उक्षिप्त या ताड़न जात यहाँ पे सही हो जाएगा। उसमें तो दोस्तों अभी हमने बात करी शेष और ह अंतस्थ य वरल, और मैंने घोष के बारे में आपको ट्रिक बता रखी है, 1 2 उष्मा 2 4 उष्मा, 1 2 उष्मा 2 4 उष्मा, ह को छोड़कर अघोष महाप्राण। अभी हम आगे और इनके बारे में क्वेश्चन है और हम वहां पे बात करने वाले हैं। आगे हम बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है स्वर एवं व्यंजन नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर एवं व्यंजन नहीं है। तो दोस्तों देखो आप यहाँ पे क्या है अ और उ, अ और उ दोनों तो क्या है स्वर है, दोनों क्या है स्वर है। और स्वर में भी कौन से स्वर है, मूल स्वर है। कौन से स्वर है दोस्तों, दोनों मूल स्वर है। इसके बाद में ए और ऐ, ए और ऐ भी क्या है दोस्तों स्वर है। और कौन से स्वर है, दीर्घ स्वर है। कौन से स्वर है दोस्तों, दीर्घ स्वर है। इसके बाद में और क्या करके ई ई ई ई, तो छोटी ई तो हर्ष स्वर है, हर्ष या मूल स्वर है, बड़ी ई दीर्घ स्वर है। तो दोस्तों ये भी क्या है स्वर है। तो दोस्तों फिर स्वर क्या नहीं है, अम और अह स्वर नहीं है। स्वर नहीं है तो फिर ये क्या है, अम और अह अगर स्वर नहीं है तो ये क्या है, तो दोस्तों ये है अयोगवाह, अयोगवाह। तो दोस्तों अयोगवाह किसे कहते हैं, जिन वर्णों को न तो स्वरों के अंतर्गत गिना जाता है न ही जिनको व्यंजनों के अंतर्गत गिना जाता है, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों अयोगवाह कहलाते हैं। और अयोगवाह की संख्या कितनी है दोस्तों 3 है। कौन कौन से हैं, एक तो है अनुस्वार, एक तो क्या है अनुस्वार, अनुस्वार जैसे ये क्या है अम, एक क्या है आपके अनुनासिक, अनुनासिक जिसके ऊपर हम क्या लगाते हैं दोस्तों चंद्र बिंदु लगाते हैं। और एक है दोस्तों क्या अपने विसर्ग, विसर्ग जिसका उच्चारण किसका ह की तरह होता है। तो ये अपने क्या है दोस्तों अयोगवाह। स्वर नहीं है तो स्वर कौन से नहीं है, ये 2 अयोगवाह दे रखे हैं, ये 2 अयोगवाह स्वर नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों अगला क्वेश्चन कौन सा है, हिंदी शब्दकोश के क्रम का प्रारंभिक ध्वनि है। हिंदी शब्दकोश होता है ना, उसमें क्रम में सबसे प्रारंभ में कौन सी ध्वनि आती है, तो दोस्तों हिंदी शब्दकोश में सबसे जो प्रारंभिक ध्वनि आती है वो आती है अगर किसी के ऊपर अनुस्वार लग रहा है। क्या लग रहा है, किसी के ऊपर अनुस्वार लग रहा है, कोई नासिक के व्यंजन आ रहा है। जैसे कि ये लिखा है एक तो गंगा, ये क्या लिखा है दोस्तों गंगा, और एक लिखा है अमर, एक लिखा है अमर। तो दोस्तों इनमें से सबसे पहले कौन आएगा शब्दकोश में, तो सबसे पहले वो शब्द आता है जिस शब्द के ऊपर अनुस्वार या नासिक की क्या प्रयोग है। देखो इसमें नासिक की क्या प्रयोग है, क्योंकि बिंदी किसकी है, अगले की 5वें की है। अगर हम इसको खोले तो हम गंगा को दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये नासिक के है। तो हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले जिस वर्ण आता है वो कौन सा आता है, नासिक के आता है। तो इसमें ये नासिक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो हिंदी शब्दकोश के क्रम की प्रारंभिक ध्वनि कौन सी होती है दोस्तों? नासिक की ध्वनि सबसे पहले आती है, उसके बाद अ आता है, उसके बाद आ आता है, ये आता है, फिर स्वरों के क्रम के हिसाब से वो आते हैं। और अगर कोई स्वर रहित व्यंजन होता है तो वो सबसे क्या होता है? लास्ट में आता है। फिर उसके बाद देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ग के प्रथम दो वर्ण और श कहलाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, प्रत्येक वर्ग के प्रथम दो वर्ण और श कहलाते हैं। अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, सघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। मैंने दोस्तों आपको कंपन के आधार पे और प्राणवायु के आधार पे याद करने के लिए एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक क्या थी दोस्तों? 1 2 उष्म। क्या ट्रिक थी? 1 2 उष्म, 2 4 उष्म। दोस्तों आप इसको याद कर लेना, 1 2 उष्म, 2 4 उष्म। और इसमें उष्म में भी क्या है? ह को छोड़कर। क्या है दोस्तों? ह को छोड़कर, ह को छोड़कर क्या है? 1 2 उष्मा 2 4 उष्मा, 1 2 उष्मा 2 4 उष्मा। फिर आपको इसके साथ में लिखना है यहाँ पे अघोष महाप्राण, अघोष महाप्राण, अघोष महाप्राण। तो दोस्तों इसमें क्या है? 1 2 उष्मा 2 4 उष्मा, अघोष महाप्राण। मतलब प्रत्येक वर्ग की जो अपने स्पर्श व्यंजन है ना, वर्गीय व्यंजन, प्रत्येक वर्ग की प्रथम मतलब कचट तप, प्रत्येक वर्ग का दूसरा मतलब खचट तप, और उष्म, उष्म में भी ह को छोड़ना है, ह को छोड़ना है। तो दोस्तों उष्म कौन कौन से बच गए? स और स, ये क्या है? अघोष है। और इनके अलावा जो भी अपने वर्ण बचे हैं वो सारे वर्ण क्या है दोस्तों? वो सारे के सारे वर्ण क्या है? घोष है। अगर मैं यहां से बात करूं कि अपने ये तो है अघोष, पहला दूसरा और उष्म में तीनों शेष, ये क्या है? अघोष है। तो दोस्तों अगर हम बात करें सघोष या घोष कौन से हैं, तो दोस्तों सघोष कौन कौन से बच गए? तो वर्ग का तीसरा, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग का तीसरा, वर्ग का चौथा और वर्ग का पांचवा। एक तो ये 15 व्यंजन तो ये बचे, उसके बाद में अपने एक क्या बच गया? ह बच गया। एक अपने अंतस्थ चारों ही बच गए। अंतस्थ चारों कौन से दोस्तों? 11 लवण, और एक अपने 11 क्या बच गए? स्वर बच गए। तो ये अपने क्या है? घोष है। और ये 1 2 उष्म, और ये क्या है? अघोष है। अगर अल्प प्राण महाप्राण की बात करें तो वर्ग का दूसरा, वर्ग का चौथा और उष्म, यहाँ ह को नहीं छोड़ना है दोस्तों, ये क्या है? महाप्राण है। और इनके अलावा जो भी बचे वो सारे के सारे व्यंजन कौन से होंगे दोस्तों? अल्प प्राण व्यंजन होंगे। तो दोस्तों यहाँ अपन बात करें प्रत्येक वर्ग के प्रथम दो वर्ण और शेष क्या कहलाते हैं, तो ये तो अपना सीधा ट्रिक से क्वेश्चन आ गया। और दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने मेरे मन से नहीं बनाया है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया हुआ है। तो आप दोस्तों समझ सकते हो कि ये अपनी जो ट्रिक है ना वो कितनी महत्वपूर्ण है। आपको कैसे याद करना? 1 2 उसमें 2 4 उसमें। आप रेगुलर बोलना, कहीं पे भी जा रहे हो, जाते जाते आप बोलना 1 2 उसमें 2 4 उसमें, 1 2 उसमें 2 4 उसमें, 1 2 उसमें 2 4 उसमें। ऊपर ह को छोड़कर अघोष महाप्राण, ह को छोड़कर अघोष महाप्राण। तो आपके इस प्रकार से बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ग के प्रथम दो वर्ण श क्या है? तो दोस्तों क्या है? अब अघोष है। प्रत्येक वर्ग के दो वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण और अपने श तीनों ही श क्या है दोस्तों? तो अघोष है। और इस प्रकार से अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे अघोष मतलब चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है शब्दकोश में निम्नलिखित में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द कौन सा है? शब्दकोश में इनमें से सबसे पहले क्या आएगा? रंग आएगा, रई आएगा, रकम आएगा या फिर रईस आएगा? तो दोस्तों कौन सा आने वाला? रंग, रई, रकम या फिर रईस? देखो दोस्तों पहली बात तो यहाँ तो सिंपल सा हो गया कि ये यहाँ पे क्या है? नासिक की क्या प्रयोग है? किसका प्रयोग है दोस्तों? नासिक की क्या प्रयोग है? और नासिक की वाला अभी हमने बात करी कि सबसे पहले किसका प्रयोग आता है शब्दकोश में? नासिक की का आता है। क्योंकि आप रंग को कैसे भी लिख सकते हो, ये रंग। अगर आप इस अनुस्वार को खोलोगे तो ये अगले का पांचवा है दोस्तों। हम रंग को ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये रंग में जो ये आ रहा है ना क का वर्ग का पंचमा अक्षर, ये क्या है दोस्तों? नासिक है। तो इस प्रकार से अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम आगे बात करें सार्थक, सृजन, सुजन और श्राव शब्दों का शब्दकोशानुसार सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आ जाएगा क्या? नासिक्य। सबसे पहले तो क्या आता है? नासिक्य। नासिक्य के बाद में जो सुरों का क्रम है उसी प्रकार से आ जाएगा। सुरों का क्रम ई उ रे ए ऐ ओ औ, ये जो शब्दों का क्रम है ना इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखना दोस्तों आप अगर हम इसमें बात करें किसी भी वर्ण में क्या, किसी भी वर्णों के समूह में क्या नासिक्य है क्या? दोस्तों किसी में भी नासिक्य नहीं है। उसके बाद देखो किसी में भी अ है क्या? अ नहीं है। किसी में भी क्या नहीं? प्रारंभ में अ नहीं है। उसके बाद देखो आप किसी में भी आ है क्या? आ किसमें है? आ इसमें भी है, इसमें भी है, पहले शब्द में आ इसमें भी है, पहले शब्द में री है, इसमें क्या है? सार्थक। तो अब दोस्तों देख लो आप री वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले री नहीं आएगा, री तो यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद में देखो सबसे पहले दूसरे नंबर पे देखो, इसमें दूसरे नंबर पे अब आ के पहले वाला क्या है? किसी में भी ई है क्या? छोटी ई किसी में नहीं है। उसके बाद दोस्तों देखो किसी में बड़ी है नहीं है, किसी में छोटा ऊ है नहीं है, किसी में बड़ा ऊ है। हाँ तो दोस्तों देख लो बड़ा ऊ, ये जो बड़ा ऊ है ना दोस्तों, बड़ा ऊ
ऊ, ये पहले आ रहा है, इसके बाद में री आ रहा है, तो दोस्तों ये ऊ पहले आएगा, उसके बाद में री आएगा, तो सृजन और फिर अंत में कौन सा आ जाएगा? इसमें तो आधा वर्ण है, वैसे श आधा है, श नहीं आधा है। इसमें देखो आप दोस्तों, श है शत्राव, 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 श्राव, श्राव, ठीक है, तो इसमें श आधा है ना, तो इस प्रकार से दोस्तों अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ऊ के बाद में क्या आएगा दोस्तों? री आएगा। तो शब्दकोश के अनुसार सही जो अपना उत्तर होगा वो कौन सा आएगा? सार्थक आएगा, फिर उसके बाद सृजन, सृजन आएगा, फिर सृजन आएगा, फिर श्राव आएगा, ठीक है। अगर दोस्तों क्वेश्चन की बात करें तो अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अघोष अल्प प्राण ध्वनि है? तो दोस्तों अभी हमने बात करी उसी ट्रिक की, अपने वापस से जरूरत पड़ेगी, तो वापस से जरूरत पड़े तो हम उसी ट्रिक को यहाँ पे लिख देते हैं। क्या थी अपने? 1 2 उष्म, 1 2 उष्म, 2 4 उष्म, 1 2 उष्म, 2 4 उष्म, 1 2 उष्म, 2 4 उष्म, क्या था? अघोष। क्या था दोस्तों? 1 2 उष्म, 2 4 उष्म, 1 2 उष्म, 2 4 उष्म, अघोष, अघोष महाप्राण, अघोष महाप्राण। और इसमें उष्म में भी फ को छोड़कर, फ को छोड़कर, घोष अघोष में छोड़कर। अब तो दोस्तों अपने ये क्या कह रहा है? अघोष और अल्प प्राण ध्वनि है, ऐसी ध्वनि इनमें से होनी चाहिए जो अघोष भी हो और अल्प प्राण भी हो। तो दोस्तों देखो 1 2 उष्म, ये क्या है? अघोष है, ये क्या है? अघोष है, मतलब वो ध्वनि पहले और दूसरी तो होनी चाहिए, क्योंकि सारे ही देखो यहाँ पे स्पर्श व्यंजन दे रखे, तो उसमें से तो कोई लेना देना नहीं है। बताओ ज कौन सा है दोस्तों? ज कौन सा है? च छ च छ च छ ज कौन सा है दोस्तों? चौथा है। तो ज बताओ क्या है? ज की अगर हम बात करें दोस्तों तो ज क्या है दोस्तों? एक तो है ज घोष, एक तो ज क्या है? घोष है, और उसके बाद में अगर हम ज की बात करें चौथा है, तो चौथा क्या है? ज महाप्राण है। ज क्या है दोस्तों? घोष है और महाप्राण है। उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें ठ की, तो देखो दोस्तों ठ क्या है? ठ दूसरा है, ठ ठ क्या है? दूसरा है। तो दूसरा देखो दोस्तों इसमें भी आ रहा है, दूसरा इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब ठ क्या है दोस्तों? एक तो है ठ अघोष, एक तो क्या है? ठ अघोष, और एक क्या है दोस्तों? ठ महाप्राण है। ठ क्या है? अघोष है और महाप्राण है, जबकि हमें क्या चाहिए? अघोष और अल्प प्राण चाहिए, तो दोस्तों ठ भी नहीं हो सकता। इसके बाद दोस्तों आगे हम बात करें ज के बारे में, तो दोस्तों ज कौन सा आएगा? च छ और क्या है दोस्तों? ज है। ज क्या है? तीसरा है। इन दोनों में ज नहीं आ रहा है, इसका मतलब ज क्या है? अघोष नहीं है। तो फिर दोस्तों ज क्या है? तो फिर ज क्या है दोस्तों? घोष है। और अगर हम बात करें इसमें नहीं आ रहा है, तो फिर दोस्तों ज क्या है? अल्प प्राण है, अल्प प्राण है। जबकि अपना एक क्वेश्चन क्या कह रहा है? अघोष और अल्प प्राण चाहिए। तो ज झंडे वाले की बात करें तो ये क्या है? घोष और महाप्राण है। ठ की बात करें तो अघोष है, पर ये महाप्राण है, इसका मतलब अल्प प्राण नहीं है। उसके बाद में अगर हम ज की बात करें, ज अल्प प्राण तो है पर अघोष नहीं है, सघोष है। अब दोस्तों हम देखते हैं किसको? त को। देखो दोस्तों त की बात करें तो त वर्ग का पहला है, वर्ग का पहला है, तो पहला है तो ये क्या है? अघोष है। पहला है तो पहली कंडीशन तो ये क्या है? अघोष है। और अगर हम दोस्तों दूसरी बात करें तो दूसरी कंडीशन में प नहीं आ रहा है, महाप्राण में नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? अल्प प्राण है, अल्प प्राण है। तो दोस्तों इस हिसाब से अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन त सही हो जाएगा। जो अघोष और अपने अल्प प्राण ध्वनि पूछी है, ये अघोष और अल्प प्राण ध्वनि दोस्तों अपने कौन सी है? त है। अघोष और अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है दोस्तों? त है। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं और ये आया हुआ क्वेश्चन है। आगे हम क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? जो पंचांग दर शब्द है ना, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, मैं इसको सही से लिख देता हूं। अपने लिखा हुआ है ये पंचांग, पंचांग। अब ये कह रहा है कि इसमें ध्वनियों, ध्वनियों मतलब ध्वनि मतलब वर्ण को कहते हैं, वर्ण का ही मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है और लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। लेकिन ध्वनियों में से किसका हुआ है? अब दोस्तों देखो इसमें अगर है ना, आप इसका वर्ण विच्छेद करोगे या तो वर्ण विच्छेद करो, या अभी मैंने बताया कि अनुस्वार जो ऊपर है ना, ये किसका अनुस्वार है? ये अगले के पांचवे का है। अगले का पांचवा मतलब च वर्ग का पांचवा। तो दोस्तों च वर्ग का पांचवा कौन सा है? च छ च छ ज और ये ज, ये च वर्ग का पांचवा, तो ये रहा ज, ठीक है। तो दोस्तों और अगर हम इसकी बात करें, किसकी? इस वाले की, ये वाला किसका पांचवा? तो क वर्ग का पांचवा। घ किसमें आता है? क वर्ग में आता है। क वर्ग में आता है तो कौन कौन से? क ख ग घ और ये अंग। तो दोस्तों ये जो बिंदी है वो तो इसके लिए, ये जो अनुस्वार है वो इसके लिए। तो दोस्तों हम पंचांग को और कैसे लिख सकते हैं? प, उसके बाद च, प च। अब आप यहां पे इसका पंचांग, पंचांग
फिर ये इसका पंचमाक्षर और हम पंचांग को ऐसे भी लिख सकेंगे। तो देखो इसमें कहाँ पे लिखा हुआ है ये पंचांग, ये तो ता वर्ग का लिख दिया, इसका मतलब ये हो नहीं सकता। ये पंचांग ये यहाँ पे ये ग का पास वापस न लिख दिया तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें अगर बात करें तो ये क वर्ग का लिख दिया, इधर भी क वर्ग का लिख दिया तो ये भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों देखो आप यहाँ पे ये च का पंचमाक्षर और ये क वर्ग का पंचमाक्षर, तो दोस्तों इस प्रकार से अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि हम अनुस्वार के लिए जो आगे वाला होता है ना नासिक के व्यंजन, उसका प्रयोग उसके पंचमाक्षर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अनुस्वार आया है वो नासिक के लिए अनुस्वार आया है। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अपना अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बहुत भयंकर तरीके का क्वेश्चन है दोस्तों, दिमाग को हिला देने वाला क्वेश्चन है। और मैं समझता हूं अगर आपने इस क्वेश्चन का जो आंसर दे दिया तो मैं समझता हूं आपको अल्प प्राण महाप्राण वगैरह सब अच्छे से समझ में आ गए। दोस्तों देखना क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है। कौन सा कथन है का मतलब यह है कि कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन क्या है दोस्तों, सही है। अब देखो कौन सा कथन सही है, ध सगोष महाप्राण दंत है, ब सगोष ओष्ठ महाप्राण है, च अघोष तालव्य अल्प प्राण है, ख कंठ महाप्राण अघोष है। तो दोस्तों हम इन सब के बारे में जानते हैं। देखो क्या है, पहले अगर आप इनको जानना है तो पहले तो अपने वही वाली आप ट्रिक एक साइड में लिख दो। अपनी ट्रिक क्या थी, 1 2 उष्म, 1 2 उष्म, 2 4 उष्म, 1 2 उष्म, 2 4 उष्म। क्या था दोस्तों यहाँ पे, अघोष। क्या था दोस्तों, अघोष। और इधर क्या था दोस्तों, महाप्राण अघोष महाप्राण। और इसमें भी क्या था, ह को छोड़कर, ह को छोड़कर, ह को छोड़कर। तो दोस्तों अब हम देखते हैं ध कौन सा है, त थ द ध, ध कौन सा है दोस्तों, चौथा है। ध कौन सा है दोस्तों, चौथा है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों ध लिख देता हूं और ध की मैं विशेषताएं लिखता हूं। ध क्या क्या है दोस्तों, ध क्या क्या है, तो देखो दोस्तों ध कौन सा है, चौथा है। चौथा है तो ध क्या है, एक तो महाप्राण है। ध चौथा आ रहा है ना, तो ध में एक तो क्या है, महाप्राण, महाप्राण है। उसके बाद में देखो इसमें 4 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये अघोष नहीं है। तो फिर ये क्या है, सघोष है या फिर घोष है, सघोष या फिर घोष है। और उसके बाद में आप हम और इसके बारे में बात करें, उच्चारण के स्थान पे दंत दे रखा है, तो दंत त थ द ध न, त वर्ग का है। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या था दोस्तों, लितुल साना नाम दंत था। आगे मैंने एक चित्र के माध्यम से बताया था कि त वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से है, दंत से है। त वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से है, दंत्य से है, दंत्य से है। तो दोस्तों इस हिसाब से ध वाला ऑप्शन ही अपने क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तब फिर भी हम दोस्तों आगे और जो बाकी के हैं इनके बारे में भी बात कर लेते हैं कि इसमें क्या गलत है। देखो दोस्तों अगर हम बात करें ब कौन सा है, प फ ब कौन सा है दोस्तों, अपने तीसरा है। ब कौन सा है, तीसरा है। तीसरा है तो दोस्तों 1 2 उष्म, अघोष नहीं है। इसका मतलब ब क्या है दोस्तों, घोष है। ब क्या है, घोष है या फिर क्या है, सघोष है, या हम इसी को क्या कहते हैं, सघोष है। उसके बाद दोस्तों हम अगर और बात करें आगे कि 2 4, ये कौन सा, तीसरा है, दूसरा चौथा, इसका मतलब ये महाप्राण भी नहीं है। इसका मतलब वह क्या है दोस्तों, अल्प प्राण है। क्या है दोस्तों, अल्प प्राण। और उसके बाद में अगर बात करें वह उच्चारण के स्थान के आधार पे तो प फ ब भ म प वर्ग में आता है। तो ये दोस्तों क्या है, अपने अष्ट भी है। क्या है ये, अष्ट भी है। तो ब क्या है, सघोष है, अल्प प्राण है, अष्ट है। देखो यहाँ पे क्या दे दिया, सघोष है, अष्ट है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये अल्प प्राण नहीं, ये महाप्राण नहीं, बल्कि ये क्या है दोस्तों, अल्प प्राण है, अल्प प्राण है। तो यहाँ पे ये गलत हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हम अगर च के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, च के बारे में। च है, च क्या, च छ ज, च क्या, वर्ग का पहला है। वर्ग का पहला है तो इसका मतलब च क्या है, अघोष है। च क्या है दोस्तों, ये च के बारे में यहाँ लिख देता हूँ। च एक तो अघोष तो है से दोस्तों, तो इसका मतलब पहला तो सही है। इसके बाद में ताल में इचो शाना नाम तालु, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद में ये क्या कह रहा है, एक क्या कह रहा है कि च अल्प प्राण है, जबकि देखो च क्या है, च वर्ग का पहला है, उष्म। और यहाँ 1 2 उष्म, 2 4 उष्म महाप्राण, 1 2 उष्म, 2 4 उष्म महाप्राण। तो दोस्तों ये तो अघोष है, इचु शाना नाम तालु है, और ये च वर्ग का पहला है, इसका मतलब महाप्राण नहीं है, तो ये अल्प प्राण है। तो दोस्तों इसमें तो ये भी सही है, ये जो तीसरे वाला है ना ये भी सही है। देखो च वर्ग, क्योंकि देख लो दोस्तों च क्या आता है, पहला आता है, पहला आता है, तो इसका मतलब पहला है तो ये अघोष है, तालवे है, इचु शाना नाम तालु। उसके बाद अल्प प्राण, अल्प प्राण ये 2 4 उष्म, अगर महाप्राण नहीं है, 2 4 उष्म, च तो पहला है, तो च क्या है, अल्प प्राण है। तो दोस्तों इसमें तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें ख के बारे में, और देख लेते हैं हम सारे। अगर हम ख के बारे में बात करें तो दोस्तों अपना ख कौन सा है, क ख क ख। ख क्या है दोस्तों, वर्ग का पहला है, वर्ग का पहला है, तो वर्ग का पहला है, इसका मतलब ख क्या है, पहला इसमें आ रहा है, तो ख क्या है दोस्तों, अघोष है। ख क्या है दोस्तों, अघोष है।
ख क्या है दोस्तों, अघोष है। उसके बाद में हम आगे बात करें, ये क्या कह रहा है, पहला क ख, क ख, क ख अघोष है, इसका मतलब ये सही है। उसके बाद में और हम आगे बात करें, ख क्या है, दूसरा है, इसका मतलब ख क्या है, महाप्राण है। ख क्या है दोस्तों, महाप्राण है। तो महाप्राण भी क्या है दोस्तों, ख है। उसके बाद में क्या कह रहा है, कंठ, अकु विसर्जनाम कंठ, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कोमल तालु या फिर कंठ से भी माना गया है। तो दोस्तों ये क्या है, कंठ भी है। इसका मतलब दोस्तों ये भी सही है। इसका मतलब दोस्तों अपने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, उसमें गलती है। क्वेश्चन में क्या गलती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, कौन सा कथन सही नहीं है, क्या होगा, सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें कौन सा कथन सही नहीं हो जाएगा, तो दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है, ब वाला जो 2 नंबर का ऑप्शन है ना, वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें एक जगह केवल गलती लिखी हुई है, और वो गलती क्या है कि ये महाप्राण नहीं बल्कि क्या है, अल्प प्राण है। तो देखो दोस्तों कितना भयंकर तरीके का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी राजस्थान एसआई के एग्जाम में आया हुआ है। अब हम दोस्तों आगे अगर बात करें, अगला और अपना आज का अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन क्या है, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। देखो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी राजस्थान एसआई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। देखो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें, इस ट के नीचे ये जो लगा हुआ है ना, अगर ये ट्रक लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ट्रक लिखा हुआ है। अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो ये जो नीचे र लगता है ना, वो उसे र से पहले र पूरा होता है जो नीचे लगता है, और उसे पूर्व वाला वर्ण क्या होता है, स्वर रहित होता है। तो इसमें ट स्वर रहित है, उसके बाद में क्या है, र, उसके बाद में अ, और उसके बाद में क्या है, क, और उसके बाद में अ है। तो देखो दोस्तों इसमें र के बाद में अ आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें र तो क्या है, स्वर है इसके साथ में, तो र इसमें पूरा है, क्योंकि र अगर नीचे लगता है तो उससे पूर्व वाला क्या होता है, आधा होता है, और र का प्रयोग अगर ऊपर होता है, र जब स्वर रहित होता है तो र का प्रयोग उसके बाद वाले व्यंजन के ऊपर शीर्ष पे होता है। वैसे ये है तो क्या है, इसमें देख लो आप कैसे होगा। जैसे अगर हम इसके टुकड़े करें, तो दोस्तों अगर हम इसके टुकड़े करें ना, पुनः अगर आप यहां से इसके टुकड़े करने चाहोगे ना, विसर्ग संधि से भी इसके टुकड़े हो जाएंगे। विसर्ग संधि से इसके कैसे टुकड़े होंगे, देखो दोस्तों इसके टुकड़े होंगे, एक तो पुनः प्लस निर्माण, पुनः प्लस निर्माण। कैसे टुकड़े होंगे दोस्तों, पुनः प्लस निर्माण। एक विसर्ग संधि में अपने एक सूत्र चलता है, सूत्र क्या है, विसर्ग के बाद में अगर अ है, विसर्ग के बाद में अ है, और उसके बाद में अगर कोई भी घोष है, उसके बाद में कोई भी घोष है, तो दोस्तों विसर्ग का क्या बन जाता है, र बन जाता है। पुनः प्लस निर्माण में देखो दोस्तों आप, विसर्ग से पहले अ है, उसके बाद में न, देखो न क्या है दोस्तों, घोष है, एक दो उष्म अघोष, एक दो उसमें अघोष है, तो न पांचवा है, तो इसका मतलब ये घोष है। तो इस प्रकार से विसर्ग का क्या बन जाएगा दोस्तों, र बन जाएगा। तो इसमें आधा र का प्रयोग है, यहाँ पे भी आधा है। इसके बाद इस निर्माण के अगर हम और टुकड़े करें दोस्तों, तो और टुकड़े क्या होंगे, नी प्लस मान, नी प्लस मान। देखो न है, यहाँ न का आना हो गया मूर्धन्यकरण के नियम से। यहाँ पे कौन सी संधि है दोस्तों, तो यहाँ पे मूर्धन्यकरण के नियम से व्यंजन संधि है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों, यहाँ बात करें तो विसर्ग से पहले क्या है, विसर्ग से पहले ई हुए नहीं दोस्तों, ये यहाँ पे ना, ये यहाँ पे विसर्ग संधि नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ आपके दोस्तों क्या होगा, पुनर जुड़ा है, वही पुनर है। क्या जुड़ा है दोस्तों इसमें, क्योंकि विसर्ग से पहले अगर अ होता है तो विसर्ग का ओ बनता है दोस्तों। जैसे हमने पुनर्निर्माण की बात करी ना दोस्तों, सॉरी दोस्तों एक गलती हो गई, उसमें यह है, देखना आप ध्यान से, पुनर्निर्माण क्या लिखा हुआ था शब्द अपने, पुनर्निर्माण। तो इसमें ना, इसके अगर हम टुकड़े करें ना, तो पुनः प्लस निर्माण होता है, पुनः प्लस निर्माण होता है। तो पुनः प्लस निर्माण इसलिए नहीं होगा, और ये अपवाद है, नहीं तो ये क्या है, विसर्ग संधि का अपवाद है। क्योंकि विसर्ग का र तो कब बनता है, जब विसर्ग से पहले यू होता है तो र बनता है, अगर विसर्ग से पहले अ होता है तो फिर विसर्ग का ओ बनता है। जैसे अपने मनोहर में बन रहा है, कैसे बनता है दोस्तों, मना प्लस हर, मना प्लस हर। देखो विसर्ग से पहले क्या है, विसर्ग से पहले अ है, और उसके बाद में यहाँ पे क्या है, ये घोष है, क्या है, घोष है, तो फिर विसर्ग का क्या बनेगा, ओ बनेगा, और शब्द क्या बनता है दोस्तों, मनोहर शब्द बनता है। क्या शब्द बनता है, मनोहर। तो यहाँ पे जो शब्द जुड़ा है ना, वो जुड़ा है पुनर। क्या जुड़ा है दोस्तों, शब्द ही पुनर् जुड़ा है, तो इसमें भी स्वर रहित रह तो है ही है। और उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, तो इसकी बात करें तो क्या टुकड़े होते हैं दोस्तों, नी प्लस मान, नी प्लस मान। ये विसर्ग से पहले यू है, इसके बाद में म घोष है, तो फिर विसर्ग का आपके क्या बन जाएगा दोस्तों, र बन जाएगा। विसर्ग का र बन गया, इस कारण यहाँ तो है अपने कौन सी, विसर्ग संधि, और न का आना बन गया, तो यहाँ पे है अपने कौन सी, व्यंजन संधि। तो निर्माण के अंदर व्यंजन संधि भी है और विसर्ग संधि भी है। तो दोस्तों ये मैंने जो अपने वर्ण विचार टॉपिक हमने पढ़ा था, उसके कुछ एक क्वेश्चन हमने कराए हैं दोस्तों। मैंने क्वेश्चन के आसपास की हर एक चीज आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको ये मेरे क्वेश्चन आंसर करवाए गए अगर अच्छे लगे, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमें आगे और भी आपके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन लाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।